नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वर्तमान में हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम मुख्य परीक्षा सन 2012 से लेकर 2018 के आए हुए प्रश्न पत्रों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और साथ ही हम उसमें आपको संभावित प्रश्न बताते हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न पत्र 7 का विश्लेषण करेंगे, जिसे हम सामान्य अध्ययन 5 के नाम से भी जानते हैं, उसके भाग 3 का। ये जो पेपर है, पेपर 7, ये 2018 पीएससी से ही जोड़ा गया है। इस कारण से केवल इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो केवल 2018 के होंगे, इनका हम विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही आगामी परीक्षा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे कि किसके आने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं और या फिर किस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। आगे बढ़ने से पहले हम शब्द सीमा और अंकों के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लें। पेपर नंबर 7 में 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 से आपके आएंगे कितने, 75 नंबर के, और पार्ट 3 से आएंगे कितने नंबर के, 75 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब ये 75 नंबर कैसे डिसाइड होगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। ठीक, तो हमारे पास कुल होते हैं 5 खंड। ठीक है, 5 खंड होते हैं। खंड 1 में आपको शब्द सीमा होगी आपकी 30। प्रश्न के अंक कितने मिलेंगे आपको, 2। ठीक है, और कितने प्रश्न होंगे, 8, तो टोटल नंबर कितना, 16। अब आते हैं खंड 2 में। खंड 2 में आपको जो शब्द सीमा मिलेगी वो होगी 60 और एक प्रश्न के कितने अंक मिलेंगे, 4, और प्रश्नों की संख्या 5, कुल अंक कितने, 20। खंड 3 की ओर आते हैं। खंड 3 में जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपको शब्द सीमा प्राप्त होगी 100 की और अंक होंगे कितने, 8, और प्रश्नों की संख्या 3, तो 8 3 24। फिर खंड 4 की ओर आते हैं। खंड 4 याद रखिएगा दोस्तों, खंड 4 आपको यहां नहीं मिलेगा। खंड 4 केवल कहां होता है, पार्ट 2 में होता है। केवल और केवल कहां पाया जाता है, पार्ट 2 में पाया जाता है। इस खंड से कोई भी क्वेश्चन भाग 2 से ही प्रश्न दिए जाएंगे। यहां पर क्या है, इस खंड में केवल भाग 2 से ही प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब ये पार्ट 2 से ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अब आते हैं खंड 5 की ओर। खंड 5 में आपको शब्द सीमा मिलेगी कितनी, 175 शब्द सीमा होगी और एक प्रश्न के आपको मिलेंगे 15। और यहाँ पर अच्छी बात है कि केवल आपको कितने प्रश्न बनाने हैं, केवल एक प्रश्न ही होते हैं जिसको आपको यहाँ पर आंसर लिखना होता है और इसमें कितने नंबर मिलेंगे आपको, 15। कुल कितने हो जाते हैं दोस्तों, 75 नंबर। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाग 3 के सिलेबस की ओर। जो भाग 3 है अपना, वो बात करता है राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की मानव विकास में उनके योगदान के बारे में। ये जो आपको सिलेबस है बहुत हौच पौच लग रहा होगा, है ना, कहां से कहां चालू हुआ, क्या हुआ। इसको हमने क्या है, सिंप्लीफाई कर दिया। देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया। इसको हमने कुल पार्ट में तोड़ दिया। कैसे, सबसे शुरुआत में बात करता है वो मानव संसाधन की। ठीक है, सिलेबस में सबसे शुरुआत में बात करता है मानव संसाधन, उसमें कौशल, उसमें नियोजिता और उनकी उत्पादकता की बात करता है। मानव संसाधन क्या है, उनमें कौशल कैसी होनी चाहिए, उनकी नियोजिता क्या होती है, उद्देश्य क्या है, कैसे करते हैं, और उनकी उत्पादकता क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। फिर सेकंड जो क्वेश्चन बनते हैं या सेकंड टॉपिक आते हैं हमारे पास, वो है रोजगार के विभिन्न चलन की। वर्तमान में रोजगार के क्या विभिन्न चलन है, बेरोजगारी कैसी, किस प्रकार की बेरोजगारी है, किस प्रकार के रोजगार से हमको बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, ये यहाँ पर टॉपिक बनते हैं। फिर अगला जो टॉपिक बनता है वो एक साथ बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है यहाँ पर, उसका नाम है मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं। ठीक है, और कुल कितने संस्थाएं यहाँ पर, 14 संस्थाएं। अगर इसको भी अलग कर दिया जाए ITI और पॉलिटेक्निक को, तो यहाँ कुल 15 संस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, जैसे NCHER, ठीक, हायर एजुकेशन रिसर्च के ऊपर है ये। अभी ये वर्तमान में बदल चुका है इसका नाम ना, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रखा गया है। ठीक है, ये 2017 का जब वो नीति चल रहा था उस समय का ये नाम है, 2017-18 में जो नीति नई बन के आई थी। फिर है NCERT हमारे पास एक संस्था है, फिर एक है NIPA हमारे पास, फिर है एक UGC जिसके बारे में आप जानते होंगे, फिर है ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, फिर है AICTE, फिर है NCTE, फिर है NCVT वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, फिर है ICMR एग्रीकल्चर से रिलेटेड, IIT, ठीक, IIM, NIT, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फिर पॉलिटेक्निक और ITI। इतने सारे हमें संस्थानों के बारे में जानना होता है। ठीक, और इसमें प्रश्न कैसे आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर आगे पूछने की संभावना बनी हुई है। फिर हम जब बात करेंगे अगला टॉपिक के बारे में, वो होगा मानव संसाधन विकास में शिक्षा। अब वो कौन कौन से शिक्षा, एक संसाधन के रूप में, एक साधन के रूप में, ठीक, उसमें प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता,
ठीक, फिर अगला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, मतलब इसमें हमारे पास किस प्रकार की समस्याएं हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है, आगे कैसे सुधार किया जा सकता है। और अंत में जो टॉपिक है हमारे पास वो है वंचित वर्ग और निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो इसमें बालिका, वंचित वर्ग और निःशक्त जन से संबंधित मुद्दों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सिलेबस, जो कि प्रश्न पत्र 7 और भाग 3 के बारे में यहाँ पर बात करता है। आगे बढ़ते हैं, अब 2018 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो 2018 का है। ठीक, हम अभी देखेंगे क्या, खंड 1 के बारे में। ठीक, खंड 1 में शब्द सीमा कितनी है, 30, और अंक कितने थे याद कीजिए 2, और कुल कितने प्रश्न थे, 8 प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही पूछता है कि कौशल युक्त मानव संसाधन का अभिप्राय क्या है। कौशल युक्त मानव संसाधन का अभिप्राय क्या है, कहां है दोस्तों ये क्वेश्चन, देखिए पहला टॉपिक, पहला, ठीक, पहला टॉपिक और इसमें पहला सब टॉपिक ही कौशल था, तो यहां पर उसी से क्वेश्चन पूछता है कि कौशल युक्त मानव का क्या अभिप्राय है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय, याद कीजिए मुक्त विश्वविद्यालय जो 15 संस्थान में लिखी थी उससे क्या पूछा, मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझाइए कि किस प्रकार की वो अवधारणा के लिए के तहत वो बनाया गया, क्या है। फिर पूछता है पॉलिटेक्निक की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, फिर क्या है, पॉलिटेक्निक की अवधारणा को समझाइए। फिर है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, फिर है दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य एवं लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT को बोला जाता है। ठीक है, उसके बारे में इसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछता है 5वें क्वेश्चन की ओर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना क्यों की गई। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्यों की गई थी। ठीक है, मतलब उसके इतिहास के बारे में हमको बताना होगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है दोस्तों, डायमेंशन देखिएगा किस प्रकार के डायमेंशन को रख रहा है। फिर पूछता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, मतलब उसको जो स्थापित किया गया किन उद्देश्यों के साथ यहाँ पर स्थापित किया। एक और हमारे पास सेक्टर खुल गया, उद्देश्य, अवधारणा खुला, उद्देश्य खुला, इतिहास खुला और उसके लक्ष्य खुल गए। 4 यहाँ पर सेक्टर आ चुके हैं। फिर पूछता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, मतलब UGC के कार्य पूछ दे। एक और सेक्टर खुल गया, कौन सा, वो है कार्य के बारे में। फिर देखते हैं एक योजना के बारे में पूछता है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो है मध्याह्न भोजन योजना का शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। मतलब मध्याह्न भोजन योजना जो अभी चलाई जा रही है उस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी होगी। चलते हैं दोस्तों खंड 2 की ओर, जो कि हमारे पास क्या है, शब्द सीमा 60 के रूप में है और उसके प्रत्येक प्रश्न के लिए हमको कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। अब इसमें हमने बताया आपको कि यहाँ पर आपको कुल प्रश्न मिलेंगे कितने, 5, मतलब 8 तक हो चुके थे, अब आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन और। अब ये 5 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, ये हो गए 5 क्वेश्चन हो गए आपको। और कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पास, 5 के 20 नंबर। ठीक है, वो 16 नंबर के लिए और ये 20 नंबर। क्वेश्चन क्या है, ठीक, इसमें जो 9th नंबर का क्वेश्चन मिलेगा हमको, वो मिलेगा कौशल विकास और कार्य शक्ति की उत्पादकता के बीच में संबंध को समझाइए। फिर से पहले टॉपिक और पहले टॉपिक के जो तीसरे सब क्लॉज है उसमें क्या कर दिया, वहां पर मर्ज कर दिया। कैसे, देखो कौशल और उत्पादकता को यहाँ पर मर्ज करके क्या किया, एक क्वेश्चन बना दिया। इन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बन गया कि कौशल और उत्पादकता के बीच में क्या है, संबंध को दर्शाना है। ठीक, समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कौशल विकास और कार्य शक्ति की उत्पादकता के बीच में आपको क्या है, संबंध को समझाइए। ठीक, कि किस प्रकार से हमें मानव संसाधन में कौशल लाना है ताकि वो क्या कर सके, उत्पादकता को बढ़ा सके, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके, ठीक, भविष्य उन्मुखी हो सके, उद्यमशील हो सके, इस प्रकार के हमको ध्यान देने होंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बारे में स्थापना क्यों की गई, वही इतिहास के बारे में क्यों की गई स्थापना और इसके कौन कौन सी उप शाखाएं हैं। ध्यान रखिए, अब हमको यहाँ पर एक और डायमेंशन मिल गया कि उसकी शाखा मतलब उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है और उसका जो छोटे छोटे और ऑफिस होते हैं उप शाखा है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, फिर अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संबंध में आप क्या जानते हैं, जो जो जानते हैं वो लिख दीजिए कि इतिहास इसका क्या रहा है। ठीक, वर्तमान में पहला कब बना था, वर्तमान में कितने हैं, किसी अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं तो वो भी नाम कम चेंज किया गया, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछता है अगला 12वां नंबर का कि विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC विकलांगों के लिए नेट की परीक्षा में क्या क्या उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्हें। UGC क्या करता है कि बहुत सारे पेपर लेता है, याद रखिए NET का पेपर लेता है, फिर वो NIT GRF का भी लेता है, नेट GRF का लेता है। अब उसमें विकलांगों के उसने क्या क्या वहां पास क्या है सुविधाएं प्रदान की, उसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी होगी।
फिर जो अगला क्वेश्चन है, बढ़े भारत से आप क्या समझते हैं? योजनाओं से भी क्वेश्चन आएंगे। इस प्रश्न पत्र में जो पेपर नंबर 7 का भाग 3 है, उसमें जो प्रश्न पत्र है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई योजना है, प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड या उच्च शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, व्यवसायिक शिक्षा से अगर रिलेटेड कोई भी योजना है तो उसे आपको ध्यान में रखना होगा, उससे भी प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। चलते हैं खंड 3 की ओर, जिसमें आपको शब्द सीमा प्राप्त होगा 100 और उसमें जो अंक होंगे वो होंगे 8 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितने कुल क्वेश्चन आएंगे? 3। ठीक, तो खंड 1 में 8 क्वेश्चन, खंड 2 में 5 क्वेश्चन, तो 8 5 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहां मिलेगा, 15 यहां मिलेगा और 16 यहां मिलेगा, मतलब यहां पास 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, और टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, बात करते हैं क्या आया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ITI के बारे में पूछ रहा है वो, से उससे आप क्या समझ रहे हैं? ठीक, वो क्या है उसका फुल फॉर्म बताइए। आगे फुल फॉर्म तो लिखा हुआ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या होता है, कब जा सकते हैं, क्या करता है, उसके उद्देश्य क्या है और क्या करना चाहता है वो भविष्य में, इसके बारे में आपको पूरा बताना होगा। फिर पूछ रहा है वो कि कौशल विकास एवं उद्यमिता में नव प्रशिक्षण की भूमिका समझाइए। ठीक है, मतलब वर्तमान में जो मानव का कौशल विकास है और उसमें उद्यमिता जो बढ़ाना है, उसमें जो हम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नव अन्वेषण जो हम नए नए टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उसमें उसकी क्या भूमिका हो सकती है, हम इसका उपयोग करके कैसे कौशल विकास और उद्यमिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो प्रश्न पूछ रहा है वो है छत्तीसगढ़ में सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को क्या कीजिए, समझाइए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षा का क्या स्थिति है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना होगा कि कितने लोग आते हैं, इनरोलमेंट कराते हैं और कितने लोग पढ़ के पूरा प्राथमिक शिक्षा चले जाते हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितनी नहीं है, कितने स्कूल हैं, किस प्रकार की वहां की स्थिति है, ये भी हमको बताना होगा। फिर बात करता है 16वें नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रूसा के नाम से भी जानते हैं, उसकी क्या भूमिका रही है। अब जाहिर सी बात है शिक्षा के संबंध में है, तो शिक्षा में उसकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। चलते हैं खंड 5 की ओर। जी हाँ, 4 तो होगा नहीं क्योंकि वो केवल पार्ट 2 में आता है, तो यहाँ पास आएगा क्या, खंड 5, जिसमें शब्द सीमा आपको कितनी मिलेगी, 175 मिलेगी और एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 15 का होगा। अब यहाँ पास 2 प्रश्न आते हैं। ठीक, एक ही प्रश्न बनाना था आपको, इसलिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 17 लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन 2 आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा, बीच में अथवा लिखा होगा, केवल आपको कौन सा बनाना है, कोई भी बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया छत्तीसगढ़ राज्य में बालिका शिक्षा में संबंधित मुद्दे को क्या कीजिए, आप समझाइए कि छत्तीसगढ़ राज्य में बालिका शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उसे आप उसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए या उसको समझाइए कि किस प्रकार के मुद्दे हैं, कि महिला शिक्षा में क्या क्या रोड़ा है, वो क्यों नहीं आ पा रही है। ठीक, उनके आसपास शिक्षा उपलब्ध है या नहीं है, संसाधन है या नहीं है, पैसा है या नहीं है। ठीक, क्या क्या मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं, समाज में क्या स्थिति है, लोगों की सोच क्या है, सब यहाँ पास आपको आयाम को यहाँ पास टच करना होगा इस प्रश्न में, क्योंकि ये प्रश्न कितने नंबर का है, 15 नंबर का है और इसमें शब्द सीमा भी आपको अच्छी खासी मिली, वो है 175, लगभग 1.5 पेज आपको यहाँ पास मिलता है लिखने के लिए। इसी में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, ठीक, अथवा करके वो पूछा गया बेरोजगारी दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पास रोजगार वाला जो टॉपिक था, याद कीजिए रोजगार के विभिन्न ट्रेंड्स, बेरोजगारी की जो समस्या है उसके कारण इस प्रश्न को पूछा गया है कि बेरोजगारी की दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 के बाद बेरोजगारी उन्मूलन के लिए अपनाई गई नीति की क्या करना है, हमें समीक्षा करना है। ठीक, जो भी हमारे पास योजना चल रही है, दीनदयाल कौशल विकास योजना चल रही है, मनरेगा चल रहा है। ठीक, उसके बाद हमने क्या है, बहुत सारे मुद्रा योजना चलाए हैं, बहुत सारी योजना है, उनके बारे में क्या करना है, एक व्यू देना है अपने को। तो ये रहा अपना 2018 का जो प्रश्न पत्र आया था, उसका एक संक्षिप्त विश्लेषण किया हमने। अब जो आगामी परीक्षा होने वाली है हमारी 2019 की और उसके बाद भी जो होंगी, उसमें आपको किन किन प्रश्नों पर और अधिक या फिर किन किन आयामों पर आपको ध्यान रखना होगा, कैसे आपको अपनी तैयारी रखनी होगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, जैसा कि हमने देखा कि वहां पर जो क्वेश्चन था वो क्या था, अवधारणा से पूछ रहा था, उद्देश्य से पूछ रहा था, लक्ष्य से पूछ रहा था, इतिहास से पूछ रहा था और उसके कार्य पूछ रहा था, और उसके कुछ शाखा है या उपशाखाएं, उनसे उसने प्रश्न पूछा। किसके संबंध में, संस्था के संबंध में। बात समझिए, संस्था, याद कीजिए जो 15 संस्था भी जो बताया उसमें से वो पूछ रहा है कि इस संस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक, इस संस्था की स्थापना के उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं, ठीक, इसकी स्थापना ही क्यों की गई, इतिहास क्या है उसके, और उसके कार्य क्या है, और उसके साथ साथ हम क्या है और याद रखेंगे, शाखा और उपशाखा, ये भी हमें यहाँ पास ध्यान रखें। अगर किसी का है तो, सभी का तो होगा नहीं। ठीक, जिसका जिसका हमें शाखा और उपशाखा यहाँ पास ध्यान रखना होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो टॉपिक छूट गया वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि नया नया सिलेबस जुड़ा हुआ है, तो उन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, आने के चांस ज्यादा होते हैं जो कि अभी छूट चुके हैं। क्या छूटा? राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वंचित वर्ग, ठीक, वंचित वर्ग निःशक्त जन के शिक्षा के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं अभी वर्तमान में हमारे राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, इनको जो वंचित वर्ग हैं उनको शिक्षा दिलाने में और निःशक्त जन को जो हम शिक्षा दिलाने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियां अभी विद्यमान है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए वो पूछ सकता है। ठीक, सिलेबस एक बार देखते हैं क्या है। देखो, इसको पूछा उसने, ये पूछ चुका, ये पूछने के बहुत चांसेस है, ठीक है, यहाँ पास। फिर अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। अगला संभावित प्रश्न होगा, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझाइए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि मानव संसाधन के विकास में शिक्षा किस प्रकार से आपकी अच्छी भूमिका निभाता है कि आप एक कौशल युक्त मानव संसाधन बन पाते हैं और उद्यमिता के साथ आप क्या कर पाते हैं, उत्पादन कर पाते हैं, जिससे उत्पादकता भी बढ़ती है। और क्या हो सकते हैं आने के चांसेस? भारत में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, अपने विचार इस पर क्या प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कि व्यवसायिक शिक्षा भी जो वर्तमान में चल रही है उसमें हमको क्या करना है, सुधार करना है। सुधार तो चल ही रहा है और उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि वो और अच्छे से हो, हमारी व्यवसायिक शिक्षा हो। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? भारत में शिक्षा के संबंध में विद्यमान चुनौतियों को नई शिक्षा नीति से दूर किया जा सकता है। याद होगा दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति हमारी क्या हो चुकी है, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, वो लागू होने के भी स्तर पर है। अब 1-2 साल में उसे क्या करिए, पूरा इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अब उसको जो बनाया गया वो यही सोच के बनाया गया होगा कि जो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसे उससे दूर किया जा सकता है। तो हमें उसी पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, उसी को स्पष्ट करना है कि वर्तमान में जितनी भी चुनौतियां हैं शिक्षा के संबंध में उसे दूर किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? नई शिक्षा नीति से किया जा सकता है। इसके बारे में आप एक बार चर्चा जरूर कीजिएगा, देखिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मानव संसाधन की नियोजितता के क्या उद्देश्य हैं। ठीक, कि मानव संसाधन में जो हम नियोजितता करते हैं भविष्य को देखकर उससे क्या उद्देश्य होते हैं उसके संबंध में। ये टॉपिक छूटा हुआ, एकदम तरीके से छूटा है, इससे नहीं पूछा है, तो इससे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है नियोजन करने की। फिर अगला क्वेश्चन, उत्पादकता एवं उत्पादन में क्या अंतर है, यहाँ भी पूछ सकता है। एक सिंगल आप उत्पादकता से भी क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन शिक्षा को पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को बताइए। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था उसे आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि वो क्या था। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जिसको वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि किससे संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो। जैसे वर्तमान में इस टेबल में एक नाम छूटा है यहाँ पर, क्या पढ़ई तुहर द्वार छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ शिक्षा में। समग्र शिक्षा अभियान आपको देखना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आपको देखना होगा, अटल नवोन्मेष मिशन को देखना होगा, मेंटर इंडिया अभियान को देखना होगा, जिला शिक्षा योजना को देखना होगा, इम्प्रेस योजना, स्पार्क योजना और कोटा कैबिन। बहुत सारी योजना को आपको यहाँ पर क्या होगा, पढ़ना होगा इस प्रश्न पत्र में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में इस श्रृंखला को पूरा देखिए और इसका आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।